हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू लर्न टू कम्पीट। माय नेम इज़ हरदेव सिंह ठाकुर और आज हम करने वाले हैं केन्स थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल, या कह लीजिए ट्रेड साइकिल थ्योरी केन्स की हम करने वाले हैं। देखिए, केन्स ने कोई एज इट इज़ केन्स थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल्स नहीं दी थी, उसने कोई बिजनेस साइकिल्स की बात नहीं करी थी, बट ये बात ज़रूर है कि केन्स ने हमें इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड थ्योरी दी थी। और उसी थ्योरी में उसने बात करी थी कि कैसे डिमांड के चेंज होने से इकॉनमी में एक्सपेंशन फेस आता है, यानी इकॉनमी एक्सपेंड करती है, इकॉनमी की रिकवरी शुरू होती है, और कैसे कैसे डिमांड के कम होने से धीरे धीरे इकॉनमी रिसेशन से और फिर डिप्रेशन की तरफ चली जाती है। तो कैसे इकॉनमी में फ्लक्चुएशंस आते हैं वो केन्स ने बताए थे अपनी इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी में। ओके, तो वहीं से हम कंक्लूजन निकालेंगे कि मेन रीज़न क्या है कि इकॉनमी में जो साइकिल्स हैं, जो ट्रेड साइकिल्स हैं, वो आते हैं। कैसे इकॉनमी एक्सपेंशन से रिसेशन की तरफ जाती है और फिर डिप्रेशन की तरफ जाती है, और कैसे डिप्रेशन से वापस रिकवरी शुरू होती है, ये हम उसी थ्योरी से पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आई होप आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, बिकॉज आप जो भी 10-15 मिनट इस वीडियो पे लगा रहे हैं, इतने ध्यान से लगाइएगा ताकि आपको इस वीडियो के बाद कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। और अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूज़न रहेगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको इसके बाद क्या कन्फ्यूज़न रह गया है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि केन्स की जो थ्योरी आई थी 1936 में आई थी, ये सबको पता है। ओके, जो भी इकॉनमी का स्टूडेंट है वो केन्स के बारे में जानते हैं, और वो जानते हैं कि जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी केन्स के द्वारा 1936 में दी गई थी, और ये सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी थी जो डिप्रेशन के बाद आई थी। यानी ये वो थ्योरी है जिन्होंने क्लासिकल्स को गलत प्रूव कर दिया था। ओके, अब इस थ्योरी में केन्स ने बात करी थी कि इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, ये सब चीज़ डिटरमाइन की जाती है एग्रीगेट इफेक्टिव डिमांड से। यानी एग्रीगेट डिमांड का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है आपकी इनकम डिटरमाइन करने में, आपकी आउटपुट डिटरमाइन करने में, और आपका एम्प्लॉयमेंट डिटरमाइन करने में। यानी इकॉनमी में आपने इनकम बढ़ानी है, इकॉनमी में आपने उत्पादन बढ़ाना है, आपने रोजगार देना है लोगों को, तो आपको एग्रीगेट डिमांड बढ़ाने की ज़रूरत है। आप एग्रीगेट डिमांड बढ़ा लीजिए, लोगों की इनकम अपने आप बढ़ जाएगी, आउटपुट भी इकॉनमी अपने आप बढ़ जाएगा, और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाएगी। यानी बेसिकली केन्स ने कहा था कि डिमांड ऑटोमेटिकली क्रिएट्स इट्स सप्लाई, जबकि हम क्लासिकल के केस में पढ़ते आए हैं सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड। बट हुआ क्या था, जब डिप्रेशन का हमारा फेस आया तो हमारे पास सप्लाई तो थी बट डिमांड नहीं थी, और इकॉनमी डिप्रेशन में चली गई थी। तब केन्स ने कहा था कि ऐसा नहीं होता कि सप्लाई अपनी डिमांड ऑटोमेटिकली क्रिएट करती है, बल्कि इसके अपोजिट होता है। डिमांड क्रिएट करिए, सप्लाई ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है। अभी डायग्राम में हमने पढ़ा हुआ है, ये हमारी एग्रीगेट डिमांड कर रहा है, ये एग्रीगेट सप्लाई कर रहा है। अब कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि कई जगह एग्रीगेट डिमांड का डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, कई जगह अपवर्ड स्लोपिंग होती है। देखिए, उसके लिए आपको ये जानने की जरूरत है कि वाई एक्सिस पे क्या लिया हुआ है। यहाँ पे हमने वाई एक्सिस पे एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड ली हुई है। जब एग्रीगेट डिमांड का डाउनवर्ड स्लोपिंग होगी, वहाँ वाई एक्सिस पे प्राइस होगा, बिकॉज प्राइस के साथ जो डिमांड की रिलेशनशिप है वो नेगेटिव होती है। ओके, तो जब एग्रीगेट डिमांड डाउनवर्ड स्लोपिंग होगी तो वहाँ पे वाई एक्सिस पे प्राइस होता है। यहाँ पे हमने वाई एक्सिस पे एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड ही ली हुई है। ओके, तो ये हमारी एग्रीगेट डिमांड कर रहे हैं, ये एग्रीगेट सप्लाई कर रहे हैं, ये यहाँ पर दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, जिसे केन्स ने इफेक्टिव डिमांड का नाम दिया था। तो केन्स का मानना था कि इकोनॉमी में जो भी फ्लक्चुएशन आती है, यानी बिजनेस साइकिल्स में जो भी फ्लक्चुएशन आती है, चाहे एक्सपेंशन आ रहा है, चाहे रिसेशन आ रहा है, चाहे डिप्रेशन आ रहा है, या फिर रिकवरी स्टार्ट हो रही है, इन सब केसेस का रीजन जो है वो एग्रीगेट डिमांड ही है। ओके, तो एग्रीगेट डिमांड केस ने कहा था दो फैक्टर पर डिपेंड करती है, एक कंजम्पशन है, दूसरा हमारा इन्वेस्टमेंट है। अब केन्स का कहना था ये जो कंजम्पशन फंक्शन है ना, ये स्टेबल फंक्शन होता है, यानी कंजम्पशन में ज़्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं आती है लोगों की। मेन जो चेंज लाता है एग्रीगेट डिमांड में, वो चेंज लाने वाला फैक्टर है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो इकॉनमी में एग्रीगेट डिमांड को चेंज कर सकता है। ओके, अब इन्वेस्टमेंट जो है वो दो फैक्टर पर डिपेंड करती है, एक है रेट ऑफ इंटरेस्ट और दूसरा है हमारा मार्जिन एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। यानी केन्स का कहना था रेट ऑफ इंटरेस्ट और मार्जिन एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल पर हमारी इन्वेस्टमेंट डिपेंड करेगी। अभी तक हम क्या पढ़ते आ रहे थे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आप बढ़ा देंगे तो इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी। अगर हमारे इन्वेस्टर को ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा मिलेगा तो वो कम इन्वेस्टमेंट करेगा, वहीं पे अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी, बिकॉज अगर हमारे इन्वेस्टर को कम रेट ऑफ इंटरेस्ट से बैंक से पैसा मिलेगा तो वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा, ये हमें पता है। लेकिन केन्स का कहना था कि सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इन्वेस्टमेंट डिपेंड नहीं करती, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल पे भी रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिपेंड करती है। इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल, इकॉनमी में रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है 10%, यानी हमारे इन्वेस्टर को बैंक से पैसा मिल रहा है 10% की ब्याज दर पर, उसको 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है बैंक को, जो उसने कैपिटल उठाई है।
अब उस कैपिटल को जब वो इन्वेस्ट करेगा उससे रिटर्न कितना मिल रहा है, यानी मार्जिन एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल कितनी है। फॉर एग्जांपल उसने बैंक से पैसा उठाया 10% के हिसाब से, ओके। अब उसने उस पैसे से कैपिटल खरीदी और उस कैपिटल से उसको रिटर्न आया है 12%। तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज़्यादा उसको रिटर्न आ रहा है, या फिर कह लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट से मार्जिन एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल अगर ज़्यादा है, तो कोई भी इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करेगा। लेकिन अगर मान लेते हैं कि 10% पे उसने पैसा उठाया था लेकिन उसको रिटर्न मिल रहा है सिर्फ 8%, तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, ओके। तो चाहे फिर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम भी कर दो, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमने 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करके 9% कर लिया, तो केन्स से पहले वाली थ्योरी के हिसाब से तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने से इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होनी चाहिए, बट केन्स ने कहा अभी भी आप देख सकते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ज़्यादा है मार्जिन एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल से। अगर मार्जिन एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल 8% है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% आपने कर भी दिया 10% से घटा के, तब भी इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, बिकॉज अभी भी हमारे इन्वेस्टर को ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ रहा है एज कम्पेयर टू जितना उसको रिटर्न मिल रहा है। तो उन्होंने कहा कि इन्वेस्टमेंट जो डिपेंड करती है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट और मार्जिन एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल पे डिपेंड करती है। आई होप आपको इतना पता लग गया होगा। अब मार्जिन एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल उन्होंने कहा ये भी 2 फैक्टर पर डिपेंड करती है, यानी कि आपको कैपिटल से कितना रिटर्न मिलने वाला है। जो भी आप पूंजी जिस भी प्रोजेक्ट में लगा रहे हैं या जिस भी मशीनरी में लगा रहे हैं, उस मशीनरी से आपको कितना रिटर्न मिलने वाला है, ये डिपेंड करता है उस मशीनरी का सप्लाई प्राइस क्या है और उस मशीनरी की प्रोस्पेक्टिव यील्ड क्या है। इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई मशीन खरीदी जिसका सप्लाई प्राइस है 10,000, ओके। प्रोस्पेक्टिव यील्ड है यानी कि अपनी लाइफ टाइम में वो कितना पैसा कमा के देने वाली है। मान लेते हैं वो मशीन हमें 11,000 रुपये कमा के देने वाली है अपने लाइफ टाइम में, वो 11,000 का सामान बना के देगी, 10,000 की वो मशीन आई थी, तो मार्जिन एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल कितना हो जाएगा, 11,000 डिवाइड बाय सप्लाई प्राइस कितना है 10,000 मल्टीप्लाई में 100, ये आ जाएगा 110%, यानी कि 10% जो है मार्जिन एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल है, रिटर्न है जो हमें मिलने वाला है इन्वेस्टमेंट से। यानी मार्जिन एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल क्या है यहाँ पर 10%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर इससे कम होगा, मान लीजिए हमारे इन्वेस्टर को 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कैपिटल मिल रही है और एमईसी हमने देखा 10% है, तो हमारा इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करेगा। तो आई होप आपको इतना कंसेप्ट तो समझ में आ गया होगा। सबसे पहली बात मैंने आपको बताई कि केन्स ने फोकस किया था एग्रीगेट डिमांड पे। एग्रीगेट डिमांड सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है इकोनॉमी फ्लक्चुएशन का, और एग्रीगेट डिमांड 2 चीज़ों पर डिपेंड करती है, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। कंजम्पशन मोस्टली स्टेबल रहती है, मेन फ्लक्चुएशन आती है इन्वेस्टमेंट में, और इन्वेस्टमेंट 2 चीज़ों पर डिपेंड करती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट और मार्जिन एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। मार्जिन एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल डिपेंड करती है सप्लाई प्राइस कितना है किसी मशीन का और उससे कितना रिटर्न आने वाला है लाइफ टाइम में। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। सेकेंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमारे केस भाई साहब ने बताई थी, उन्होंने कहा था कि जो इन्वेस्टमेंट है, जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो जिससे एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, यानी इन्वेस्टमेंट करने से उन्होंने कहा कि इनकम बढ़ेगी। और इनकम जो है ऐसा नहीं है कि आपने 100 रुपये की इन्वेस्टमेंट करी तो 100 रुपये की इनकम बढ़ गई, नहीं। उन्होंने कहा कि इनकम जो है वो इन्वेस्टमेंट के मल्टीप्लाई में बढ़ती है। मान लीजिए आपने 100 रुपये की इन्वेस्टमेंट करी और मल्टीप्लायर की वैल्यू 4 है, तो इनकम कितने से बढ़ जाएगी, 400 से बढ़ जाएगी। और हमने पढ़ा हुआ है मल्टीप्लायर की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पे डिपेंड करती है। ये आपको बताने की जरूरत नहीं है बिकॉज आपने ये पढ़ा हुआ है, ओके। तो इस 2 फैक्टर का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे कि कैसे उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि ये जो फ्लक्चुएशन है इकोनॉमी में वो आती है, यानी अब हम देखेंगे कि बिजनेस साइकिल्स कैसे बनते हैं। तो आपने ये बिजनेस साइकिल देखे हुए हैं, ये हमारा एक्सपेंशन फेज है, उसके बाद रिसेशन आया, फिर डिप्रेशन आया, डिप्रेशन के बाद रिकवरी स्टार्ट हुई, फिर एक्सपेंशन आया, फिर रिसेशन आया, फिर डिप्रेशन आएगा, फिर रिकवरी स्टार्ट होगी, फिर उसके बाद एक्सपेंशन आएगा। तो ये सब आपने पढ़ा हुआ है। सबसे पहले हम देखेंगे कैसे एक्सपेंशन फेज खत्म होता है और उसके बाद रिसेशन स्टार्ट होता है। कैसे एक्सपेंशन फेज जो है वो खत्म होगा और रिसेशन स्टार्ट होगा, ठीक है। सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। देखिए हमें पता है एक्सपेंशन फेज में क्या होता है, इकोनॉमी में डिमांड अच्छे से बढ़ रही होती है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो रही होती है, लोगों की इनकम बढ़ रही होती है, ये एक्सपेंशन फेज होता है, यानी इकोनॉमी आपकी ग्रो कर रही है, ओके। अब जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो करेगी, मैंने आपको बताया एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ने का मतलब है कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, यानी कि इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रही है यहाँ पर, ठीक है। अब जब इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी मतलब कि डिमांड फॉर कैपिटल गुड बढ़ रही है, पूंजीगत वस्तुओं की डिमांड बढ़ रही है, मशीनरी वगैरह की डिमांड आप ज़्यादा कर रहे हैं। अब जैसे जैसे उनकी डिमांड बढ़ती चलेगी, एक टाइम आएगा जब उनके प्राइजेज इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगे, यानी कैपिटल गुड्स के प्राइजेज इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगे। अब जब कैपिटल गुड के प्राइजेज बढ़ना शुरू होंगे, इसका मतलब है हमारे प्रोड्यूसर के लिए कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा, ठीक है। बिकॉज मशीनरी अगर महंगी मिल रही है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, और हमें पता है मशीनरी का जो प्राइस है
वो बढ़ने का मतलब क्या है कि मार्जिन एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल कम हो जाएगी, है ना, बिकॉज मार्जिन एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल सप्लाई प्राइस पे भी डिपेंड करती है। अब जो मशीन पहले 10,000 की मिल रही थी और वो 11,000 का सामान बना के दे रही थी लाइफ टाइम में, अब वो मशीन 10,500 की मिलने लग जाए तो यानी कि रिटर्न कम देगी। अब वो अब सिर्फ 500 रुपये का रिटर्न मिलेगा, पहले उधर से 1,000 रुपये का रिटर्न मिल रहा था लाइफ टाइम में, यानी मार्जिन एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो एक पॉइंट तो ये याद रखिएगा, जब भी एक्सपेंशन फेज चल रहा होता है धीरे धीरे कैपिटल गुड की डिमांड बढ़ जाती है, उसका प्राइस बढ़ जाता है और इसकी वजह से कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट बढ़ जाता है हमारे प्रोड्यूसर के लिए, जिसकी वजह से मार्जिन एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल कम हो जाती है। वहीं पे दूसरी तरफ क्या होता है, मैंने आपको बताया जब इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रही है उसका मतलब है इनकम इंक्रीज होगी, बिकॉज इन्वेस्टमेंट के चेंज होने से इनकम में चेंज आएगा और इनकम में चेंज मल्टीप्लाई में आएगा बिकॉज ऑफ द मल्टीप्लायर इफेक्ट। ये केन्स ने हमें बताया था। अब जब इनकम इंक्रीज होगी, इनकम इंक्रीज होने की वजह से एक्सपेंशन फेज में क्या होगा, डिमांड फॉर मनी इंक्रीज होगी और डिमांड फॉर मनी जब इंक्रीज होती है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाता है। अब आप यहाँ पे दो चीज़ देखिए, एक तरफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है, दूसरा मार्जिन एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल डिक्रीज हो रही है। तो ऐसी सिचुएशन आ जाएगी जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा हो जाएगा मार्जिन एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल से, यानी हमारे इन्वेस्टर को जो बैंक से पैसा लेना पड़ रहा है वो तो ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लेना पड़ रहा है, फॉर एग्जांपल 10% पे लेना पड़ रहा है, पर मार्जिन एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल यानी कि उनके इन्वेस्टमेंट से जो रिटर्न आना है वो कम हो गया है रेट ऑफ इंटरेस्ट से। यानी अगर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है तो MEC मान लेते हैं 9% हो गया, तो कोई भी इन्वेस्टर ऐसी सिचुएशन में इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। ओके, और यही बात केन्स ने कही थी। केन्स ने कहा था जब एक्सपेंशन फेज से रिसेशन फेज स्टार्ट होता है उसका एक रीज़न तो ये है कि मार्जिन एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल घट जाती है और रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाते हैं। दूसरा उन्होंने ये भी बोला था कि धीरे धीरे क्या होता है, हमारे इन्वेस्टर में पेसिमिज्म आने लग जाता है। अब क्या है, अगर इन्वेस्टर में एक बार पेसिमिज्म आ जाए, यानी उनको ये लगने लग जाए कि इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट जो हैं वो बेनिफिशियल नहीं है या उन पर रिटर्न ज़्यादा नहीं मिल रहा, तो वो पेसिमिज्म जो है पूरी इकोनॉमी में एकदम फैल जाता है। ठीक है, ये आपने जब हमारी केन्स की इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी अगर करी हो, जो मैंने करवाई थी, तो उसमें भी मैंने आपको बताया है। और एक बार पेसिमिज्म फैल जाए सारी तरफ तो इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, और जब इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है तो इकोनॉमी रिसेशन की तरफ जाना शुरू हो जाती है, बिकॉज इन्वेस्टमेंट कम होने का मतलब है एग्रीगेट डिमांड कम होना शुरू हो रही है, और जब लोग डिमांड नहीं करेंगे तो धीरे धीरे इकोनॉमी डाउनवर्ड आना शुरू होगी, यानी डिप्रेशन की तरफ जाना शुरू हो जाएगी। और अगर आपको याद हो 1929 के आसपास जो डिप्रेशन आया था उसका रीज़न केन्स ने बताया था कि उसके दो रीज़न थे। पहला, इकोनॉमी इन्वेस्टमेंट बहुत कम हो गई थी। दूसरा रीज़न था कि इकोनॉमी स्टॉक मार्केट जो उसके कुछ टाइम पहले जो क्रैश हुई थी वो भी उसका मेन रीज़न था, बिकॉज लोगों को लगने लग गया था कि इकोनॉमी में इंस्टेबिलिटी चल रही है और लोगों ने सेविंग ज़्यादा करना शुरू कर दिया था, यानी कंजम्पशन डिमांड भी साथ ही साथ डिक्रीज हो गई थी। तो इस वजह से एग्रीगेट डिमांड बहुत ज़्यादा कम हो गई थी। तो एक केन्स के हिसाब से ग्रेट डिप्रेशन का मेन रीज़न था एग्रीगेट डिमांड कम होना, बिकॉज जब इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है तो इन्वेस्टमेंट कम होने से स्टॉक मार्केट जो है वो गिर जाती है। अब लोगों को अगर इंस्टेबिलिटी दिखेगी तो लोग सेविंग करना शुरू कर देते हैं, अपनी कंजम्पशन को कम कर देते हैं। और आप देख सकते हैं एग्रीगेट डिमांड के दो कंपोनेंट होते हैं, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। एक तरफ इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में कम हो गई है, स्टॉक मार्केट क्रैश हो रहा है, और इस इंस्टेबिलिटी को देखते हुए लोगों ने सेविंग स्टार्ट कर दी है, यानी कि कंजम्पशन भी कम हो गई है। तो अल्टीमेटली एग्रीगेट डिमांड इकोनॉमी में ओवरऑल कम हो जाती है और इकोनॉमी रिसेशन से डिप्रेशन की तरफ जाना शुरू हो जाती है। तो आई होप आपको ये चीज़ तो पता लगी होगी कि केन्स के हिसाब से कैसे इकोनॉमी एक्सपेंशन फेज से रिसेशन की तरफ चलती है और फिर डिप्रेशन की तरफ चलती है। अब यही चीज़ थियोरेटिकल फॉर्म में हम पढ़ लेते हैं। देखिए, व्हेन अमंग बिजनेसमैन पेसिमिज्म सेट, जब बिजनेसमैन के बीच में या इन्वेस्टर्स के बीच में पेसिमिज्म आ जाता है, जिसे हम निराशावाद कहते हैं हिंदी में, यानी उनको लगने लग जाता है कि इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है, तो ये चीज़ पूरी इकोनॉमी में फैल जाती है। और जब पेसिमिज्म इकोनॉमी में आ जाएगा, इन्वेस्टर्स के बीच में पेसिमिज्म आ जाएगा, तो इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट जो हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं। और जब इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट कम होना शुरू हो जाते हैं, इन्वेस्टमेंट कम होनी शुरू हो जाती है, तो स्टॉक प्राइजेस गिरना शुरू हो जाते हैं। इन स्टॉक प्राइजेस की कम होने की वजह से हमारे इकोनॉमी में वेल्थ लोगों की कम हो गई थी। अब जब लोगों की वेल्थ कम हो गई तो वेल्थ कम होने से लोगों की कंजम्पशन भी कम हो गई। एक तरफ स्टॉक मार्केट गिर गया तो लोगों को लगा इंस्टेबिलिटी है, उन्होंने सेविंग करना शुरू कर दिया और अपनी कंजम्पशन को कम कर दिया। ओके, और केन्स का कहना था वेल्थ जो है इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कभी भी कंजम्पशन डिसाइड करने में। और जब वेल्थ डिक्रीज हुई ड्यू टू डिक्लाइन इन स्टॉक प्राइसेस, तो इसकी वजह से क्या हुआ, ऑटोनॉमस कंजम्पशन कम हो गई थी। और जब ऑटोनॉमस कंजम्पशन कम हुई तो आप देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट भी कम हो गई और दूसरी तरफ कंजम्पशन भी कम हो गई, जिसकी वजह से हमारी एग्रीगेट डिमांड जो है वो घट गई थी। अब जब इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड घट गई तो यानी
जो हमारे इन्वेस्टर हैं उनका जो माल है वो बिकना बंद हो गया, और जब बिकना बंद हो गया तो इन्वेंट्री जो है भर गई, यानी उनका माल जो है बिना बिका हुआ इन्वेंट्री में पड़ा रहा फर्म्स के पास, जिसकी वजह से फर्म्स को प्रोडक्शन कट करनी पड़ी, यानी इन्वेस्टमेंट अपनी कम करनी पड़ गई थी। तो इस वजह से धीरे धीरे रिसेशन से इकोनॉमी डिप्रेशन की तरफ चली गई। ओके, तो आई होप आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि एक्सपेंशन फेज से कैसे हम डिप्रेशन फेज के तक आए। अब डिप्रेशन से वापस हम रिकवरी कैसे स्टार्ट करेंगे वो हम देखेंगे। देखिए, अगर क्लासिकल्स की माने तो क्लासिकल का कहना था जब भी इकोनॉमी में डिप्रेशन की सिचुएशंस आती है या अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन आती है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको वेजेस कम कर देने चाहिए। वेजेस और प्राइजेस अगर कम हो जाएंगे तो वेजेस कम होने से क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारे इन्वेस्टर का कम हो जाएगा, है ना। कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करने का कॉस्ट कम हो जाएगा, बिकॉज उसे अगर कम वेजेस देने पड़ेंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगा। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर कम हो जाएगा तो वो ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा और इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट डिमांड बढ़ जाएगी, और इन्वेस्टमेंट डिमांड बढ़ जाएगी तो यानी इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी। ओके, लेकिन केस का मानना था कि वेजेस जो है वो आप कम नहीं कर सकते। वेजेस आप कम क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज उसके दो रीज़न हैं। पहला रीज़न ये है कि इकोनॉमी में जो लेबर मार्केट होती है वहाँ पे लेबर यूनियंस होती हैं, और लेबर यूनियन कभी भी वेजेस को डिक्रीज़ करने नहीं देती। दूसरा रीज़न ये है कि अगर आप वेजेस डिक्रीज़ कर देंगे और इकोनॉमी में पहले ही एग्रीगेट डिमांड कम है और आपने वेजेस भी डिक्रीज़ कर दिए, तो वेजेस घटाने का मतलब है कि लोगों की आपने इनकम घटा दी, और इनकम घटाने का मतलब है आप एग्रीगेट डिमांड और ज़्यादा इकोनॉमी में घटा रहे हैं। तो ये दो रीज़न दिए थे केन्स ने, जिसकी वजह से उन्होंने कहा था वेजेस कम नहीं कर सकते। सो केन्स का मानना था वेजेस एंड प्राइजेस आर नॉट फ्लेक्सिबल इनफ। वेजेस और प्राइजेस इतने फ्लेक्सिबल नहीं होते टू ऑफसेट द डिक्लाइन इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एंड रिस्टोर फुल एम्प्लॉयमेंट, कि वो जो घटा हुआ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है उसको दोबारा से रिसेट कर सकें और इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट ला सकें। तो अगर वेजेस प्राइजेस जो हैं वो इकोनॉमी में रिकवरी नहीं ला पा रहे हैं तो इकोनॉमी में रिकवरी आएगी कैसे। देखिए, केन्स का कहना था जब इन्वेस्टमेंट कम हो गई है, हमारे जो इन्वेस्टर हैं वो नई कैपिटल गुड नहीं खरीद रहे, नई मशीनरी नहीं खरीद रहे, वो पुरानी मशीनरी से ही उत्पादन कर रहे हैं, तो धीरे धीरे दो केस आएंगे। या तो हमारी जो कैपिटल मशीनरी है वो धीरे धीरे ऑब्सोलीट हो जाएगी। ऑब्सोलीट होने का मतलब है कि नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी, अब हमारे इन्वेस्टर को मजबूरन नई कैपिटल खरीदनी ही पड़ेगी, बिकॉज टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है। जो पहले कैपिटल थी वो ऑब्सोलीट हो गई है। और अगर टेक्नोलॉजी चेंज नहीं भी आती है तो कैपिटल जो है धीरे धीरे वियर एंड टीयर हो जाएगी, यानी पुरानी होकर टूट जाएगी, तो भी आपको नई कैपिटल्स खरीदनी पड़ेगी। ओके, तो केन्स का कहना था या तो ऑब्सोलीट की वजह से या टूट फूट की वजह से कैपिटल जो है टाइम के बाद पुरानी हो जाती हैं, फिर हमारे इन्वेस्टर को नई कैपिटल खरीदनी पड़ती है। अब वो चाहे मजबूरन खरीदे, जब उसे कैपिटल खरीदनी पड़ेगी तो इन्वेस्टमेंट डिमांड इंक्रीज होती है, और जब इन्वेस्टमेंट डिमांड इंक्रीज होती है तो हमारी एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाती है। ओके, लेकिन केन्स ने कहा इस सब प्रोसेस में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और गवर्नमेंट को इतना टाइम वेट करने की ज़रूरत नहीं है, यानी रिकवरी के लिए इतना ज़्यादा टाइम वेट करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज कैपिटल गुड जो है वो ड्यूरेबल गुड होती हैं, यानी लंबे टाइम तक चलने वाली गुड है। रिकवरी आ जाएगी लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को खुद इंटरवेंशन करनी चाहिए, यानी गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, खुद से इन्वेस्टमेंट करनी शुरू करनी चाहिए, बिकॉज गवर्नमेंट जो है वो प्रॉफिट मोटिव से इन्वेस्टमेंट नहीं करती। हमारा इन्वेस्टर तो इसलिए इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है बिकॉज उसे प्रॉफिट नहीं दिख रहा, लेकिन गवर्नमेंट प्रॉफिट मोटिव से इन्वेस्टमेंट नहीं करती है। तो इस टाइम क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देनी चाहिए। जब गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करना शुरू करेगी, यानी गवर्नमेंट कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट भी करेगी और इन्वेस्टमेंट भी करेगी, ठीक है, तो वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी कर रही है और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी कर रही है। जब गवर्नमेंट ये करना शुरू करेगी तो इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, और जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो ऑप्टिमिज्म आएगा, यानी कि डिमांड ओवरऑल बढ़ेगी, लोग भी पैसा खर्चना शुरू करेंगे, और जब लोग डिमांड करना शुरू करेंगे तब हमारा इन्वेस्टर भी जो है वो पैसा इन्वेस्ट करने की सोचेगा। तो जो पेसिमिज्म फैला हुआ है, जो निराशावाद फैली हुई है इन्वेस्टर के बीच में, वहाँ पे थोड़ी उम्मीद जागेगी उनको, ठीक है। तो इस तरीके से रिकवरी आ सकती है। तो एक बार इसको थ्योरेटिकल फॉर्म में पढ़ लेते हैं हम। स्टार्टिंग ऑफ रिकवरी, कैसे रिकवरी, हम डिप्रेशन से रिकवरी की तरफ जाते हैं। देखिए, ड्यूरिंग ए डिप्रेशन के टाइम में क्या होता है, इन्वेस्टमेंट फॉल्स टू वेरी लो लेवल, इन्वेस्टमेंट बहुत लो लेवल तक पहुंच जाती है, एंड कैपिटल स्टॉक बिगिन टू वियर आउट, और कैपिटल स्टॉक जो है, जो मशीनरी वगैरह है, वो टूटना स्टार्ट हो जाता है, एंड रिक्वायर रिप्लेसमेंट, और उसे रिप्लेसमेंट की जरूरत होती है। इवन यहाँ तक कि ये भी होता है कि कुछ एग्जिस्टिंग कैपिटल इक्विपमेंट जो हैं, जो पहले से आपके पास मशीनें पड़ी हैं, वो टेक्नोलॉजिकली ऑब्सोलीट हो जाती हैं। टेक्नोलॉजिकली ऑब्सोलीट होने का मतलब क्या है कि कोई ऐसी मशीन जो पुरानी टेक्नोलॉजी से सामान बनाती है, अब उसकी जरूरत नहीं रह जाती। अब ऐसी मशीनें आ गई हैं जो नई टेक्नोलॉजी से सामान बनाती है, तो पुरानी मशीन की जरूरत नहीं रह जाती। तो इसीलिए आपको नई मशीन खरीदने की जरूरत
बढ़ जाती है। दिस जनरेट डिमांड फॉर रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट, और इससे क्या होता है, रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट की डिमांड क्रिएट होती है कि अब उन मशीनों को रिप्लेस किया जाए। तो इस तरीके से हम रिकवरी कर सकते हैं, क्योंकि एज ए स्टॉक ऑफ कैपिटल गोज डाउन, जैसे जैसे जो मशीनरी है वो धीरे धीरे कम होती चलेंगी, देयर ग्रोज ए स्केर्सिटी ऑफ कैपिटल गुड, तो मशीनों की जो है कमी आ जाएगी, और जब मशीनों की कमी आ जाएगी तो इसकी वजह से बिजनेसमैन को इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। बट केन्स का कहना था इस रिकवरी प्रोसेस में लंबा टाइम लग जाएगा, सो गवर्नमेंट को इतने टाइम वेट नहीं करना चाहिए, बल्कि उनको एक्टिव इंटरवेंशन करनी चाहिए, खुद अपनी इंटरवेंशन करनी चाहिए और खुद से एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज करनी चाहिए। ठीक है, और वो कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, अपने एक्सपेंडिचर को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं और टैक्सेस को कम कर दें। टैक्सेस को कम करेंगे तो लोगों के पास ज़्यादा डिस्पोजेबल इनकम होगी, पैसा होगा ज़्यादा खर्चने के लिए, लोग डिमांड बढ़ाएंगे। और गवर्नमेंट खुद से भी अगर एक्सपेंडिचर करेगी तो गवर्नमेंट खुद भी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाएगी, जिससे एग्रीगेट डिमांड इकोनॉमी में बढ़ेगी। तो आप इतने लंबे टाइम तक वेट मत करिए कि कैपिटल जो है वो डेप्रिशिएट होंगी, वियर आउट होंगी, ऑब्सोलीट होंगी, तब जाके हमारे इन्वेस्टर जो हैं वो नई कैपिटल की डिमांड करेंगे और इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। बल्कि गवर्नमेंट खुद इंटरवेंशन करे, एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करे, अपने टैक्सेस को कम करे लोगों का, और उससे क्या होगा कि इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी। तो गवर्नमेंट को डेफिसिट बजट की पॉलिसी अपनानी चाहिए। डेफिसिट बजट की मतलब अपनी रेवेन्यू से ज़्यादा एक्सपेंडिचर करना चाहिए, ताकि इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड बूस्ट हो सके और इकोनॉमी जो है रिसेशन या डिप्रेशन से बाहर आ सके। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि केन्स के हिसाब से इकोनॉमी कैसे एक्सपेंशन से रिसेशन में जाती है, रिसेशन से फिर डिप्रेशन में जाती है, और डिप्रेशन से कैसे गवर्नमेंट जो है उसको रिकवरी पे और फिर एक्सपेंशन फेस में लेके जा सकती है। बिकॉज जब गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करेगी तो इकोनॉमी में रिकवरी आना शुरू होगी। अब जब रिकवरी आना शुरू होगी, प्राइवेट इन्वेस्टर में भी ऑप्टिमिज्म आएगा, वो भी इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे, तो इकोनॉमी धीरे धीरे एक्सपेंशन आएगा, तो फिर हम वापस एक्सपेंशन फेज पर पहुँच सकते हैं। तो ये थी केन्स थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है, लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन गिवन बिलो। मिलेंगे नेक्स्ट थ्योरी के साथ, तब तक बी सेफ, कीप लर्निंग। जय हिंद, धन्यवाद।